पाकिस्तान बनने से पहले जो पूरा हिंदुस्तान था, उसको जितना नुकसान पहुँचाया मुआशी एतबार से, तालीमी एतबार से, लिसानी एतबार से, मज़हबी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, वो आपकी तारीख़ों में कहीं जगह नहीं पा सका और वो आपकी याददाश्त का हिस्सा नहीं बन सका। आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ ना सिर्फ यहाँ नौआबादियात कायम करने में कामयाब हो गए, बल्कि अपनी नौआबादियात को यहाँ के लोगों के लिए एक बरकत और एक नेमत बावर कराने में भी कामयाब हो गए। क्योंकि तमाम जो तालीमी निज़ाम से लेकर जो वसाइल होते हैं लोगों तक ख़यालात पहुँचाने के, वो वसाइल उनके पास थे। और अलमिया ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद भी, आज़ादी के बाद भी, हमने उनमें कोई तब्दीली नहीं की, उसी तरह उनको जारी रखा। और उसी तरह मतलब हमने पाकिस्तान बनने के बाद अपना दुश्मन किसी और को करार दिया, अंग्रेज़ों को करार नहीं दिया। मेरा ख़्याल है ये 18वीं सदी के आखिर में ज़ुबान की ताकत को बाकायदा एक दरियाफ़्त किया गया। चूँकि अंग्रेज़ों ने जब अंग्रेज़ तो नहीं कहना चाहिए, पूरे यूरोप ने जब ये एक नौआबादियात का सिलसिला शुरू किया, तो उसी के पहलू उन्होंने अपनी समाजी साइंसों की जो रिवायत थी उसकी बुनियाद भी रखी। तो उन्हीं समाजी साइंसों की रिवायत में जब वो लिसानिया ज़ुबान का मुताला किया, जो शुरू में फ़िलालोजी, बाद में जिसको लिसानियात कहा गया, तो इसके ज़रिए उन्होंने ज़ुबान की ताकत को भी दरियाफ़्त किया कि ज़ुबान किसी समाज को तब्दील करने में कितना बुनियादी किरदार अदा करती है। मसलन हिंदुस्तान में जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी थी, जिसके सरबरा वो विलियम जोन्स थे, और उन्होंने जो डिस्कोर्सेस के नाम से यहाँ लेक्चर्स का आगाज़ किया, फिर एक रिसाले का आगाज़ किया, यहाँ तहकीकात की, वही बानी समझा जाता है ये जदीद लिसानियात का, और हिंदुस्तान में ये उसकी बुनियाद रखी गई। तो उसने उस दौरान में ये दरियाफ़्त कर लिया था कि ज़ुबान जो होती है वो कितनी ज़्यादा लोगों के ज़हनों को काबू रखने का, लोगों के ज़हनों को तब्दील करने का ज़रिया होती है। इसलिए आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान में जो लिसानी पॉलिसी है वो उनकी उस कॉलोनियल पॉलिसी का बड़ा लाज़मी हिस्सा थी, और उनकी जो कॉलोनियल ताकत है, उस कॉलोनियल ताकत का एक बड़ा हिस्सा वो ज़ुबान में था। तो उन्होंने या ज़्यादा ज़ुबानों को तकसीम किया, जिसको उर्दू और हिंदी में तकसीम किया, और उसकी बुनियाद पर फिर जो कौम परस्ती का सारा सिलसिला आगे बढ़ा, जो हमेशा की एक दुश्मनी और नफ़रत में बदल गया। और इसी तरह यानी ज़ुबान और नेशन का तस्वर पहले तो नहीं था कि ज़ुबान जो होती है, वो कौम जो होती है वो लाज़मन उसकी एक ज़ुबान होती है, और ज़ुबान के लिए वो भी जज्बात रखती है जो मज़हब के लिए जज्बात रखती है। तो अंग्रेज़ों ने चूँकि ज़ुबान की ताकत को दरियाफ़्त किया, लिहाजा उन्होंने इस ताकत को इस्तेमाल करने का तरीका भी सीखा। तो उन्होंने फिर ये जो एक दर्जाबंदी कायम की, एक हायरार्की कायम की ज़ुबानों की, तो जो उन्होंने अंग्रेज़ी थी इसको सबसे ऊपर रखा। और उसमें फिर जो आप देखिए ना कि जो हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने तालीमी निज़ाम मुतारिफ़ करवाया, उसमें लॉर्ड मैकाले के ज़रिए जिसका ज़िक्र करा जाता है, और उसमें तो साफ़, उसमें अगर आप मिनट्स ज़ाहिर सब ने पढ़े हुए हैं, उन मिनट्स में मौजूद है कि वो जो उन्होंने नई क्लास पैदा की वो एक ज़ुबान के ज़रिए पैदा की ना, कि जो लोग अंग्रेज़ी अदब पढ़ेंगे, अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलेंगे और अंग्रेज़ी तौर अतवार रखेंगे, तो वो ज़ाहिर एक नई क्लास होंगे, वो एक तरह के जो एक हाइब्रिड एक क्लास होगी, वो उन्होंने पैदा की, और उसमें ज़ुबान का बहुत एक किरदार था। तो फिर उन्होंने इस जो तालीमी इदारे बाद में कायम किए, तो आलत जो तालीमी इदारे थे जिनमें बेहतर उन्होंने निज़ाम तालीम रखा जहाँ, तो वो सारे अंग्रेज़ी थे। लेकिन जो निचले सतह की तालीम थी वहाँ अंग्रेज़ी को उन्होंने नहीं रखा, जो वर्नैकुलर एजुकेशन। तो वर्नैकुलर एजुकेशन और अंग्रेज़ी एजुकेशन में जो फ़र्क था, वो मयार का भी बहुत फ़र्क था, सहूलतों का भी बहुत फ़र्क था, बजट का भी बहुत फ़र्क था। आप मतलब अब जो अभी आप देखिए कि जो उर्दू मीडियम इदारे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके असातिज़ा, उनका तरीक़ा तालीम, और जो अंग्रेज़ी तालीमी इदारे हैं उनका आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इसलिए वहाँ से जो पढ़ के बच्चे निकलते हैं उनके ख़यालात, और जो उर्दू मीडियम से पढ़ के निकलते हैं उनके ख़यालात, फिर मदरसों की तरफ भी आ जाए तो जहाँ सहूलियात का बिल्कुल फुकदान है, तो वहाँ एक क्या आलम होता है। तो वहाँ से इत्तेफ़ाक़न कोई एक्सेप्शंस हैं, कोई वो निकल आए तो लिहाजा उन्होंने अंग्रेज़ी के ज़रिए, चूँकि अंग्रेज़ी जब आप एक ज़ुबान को कौम के साथ वाबस्ता कर लिया गया, तो ये समझा गया कि जो अंग्रेज़ी पढ़ लेगा वो अंग्रेज़ों के करीब हो जाएगा, अंग्रेज़ों की मानद हो जाएगा। और वो फिर, लेकिन एक और चीज़ भी थी जिसमें कि इसका हमें मानना चाहिए, और एक ज़ुबान के और अदब के तालिब इल्म के तौर पर, कि जो ज़ुबानों की एक ताकत होती है सियासी ताकत, कि जो सियासी अशराफी है वो कौन सी ज़ुबान बोलती है, सिर्फ इससे भी ज़ुबान में एक ताकत आ जाती है। पहले फ़ारसी बोलती थी, वो फ़ारसी के पास ताकत थी, यानी वो ताकत सियासी अशराफिया की दी हुई थी। यानी ज़ुबान जब एक वाबस्ता होती है किसी तबके के साथ, तो ज़ुबान में ख़ुद ताकत पैदा हो जाती है।
तो वो पहले फ़ारसी के पास थी, फिर अंग्रेज़ों के साथ। लेकिन एक और चीज़ जिसका मैं कहना चाहिए, अंग्रेज़ों ने ये काम किया कि उन्होंने अंग्रेज़ी में दुनिया भर के तमाम उलूम मुंतकिल किए। जब वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान की कोई किताब ऐसी बच गई हो जिसको उन्होंने अंग्रेज़ी में मुंतकिल ना किया हो। और इसके ज़रिए ना सिर्फ और उन्होंने ख़ुद जो किताबें ख़ुद भी लिखवाई उनको भी अंग्रेज़ी में तर्जमे किए। और अगर आप उनके इंट्रोडक्शन पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये तर्जमे वो क्यों कर रहे थे। इन तर्जमों के ज़रिए वो लोगों के ज़हनों तक रसाई हासिल करते थे। मसलन मीर अमन की बागो बहार का तर्जमा किया गया है, तो एक बागो बहार लिखवाई इसलिए गई कि जो आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सिविल सर्वेंट, उनको उर्दू सिखाई जाए। 3 काम उन्होंने लिए एक किताब से। एक तो ये कि उनको उर्दू सिखाई जाए, दूसरा ये कि एक ऐसी उर्दू पेश की जाए जो मुसलमानों की ज़ुबान हो, जो गिलक्रिस्ट ने ये काम किया। यानी मीर बागो बहार के लिखवाने का एक मकसद ये भी था कि ये बताने के लिए कि मुसलमानों की जो एक मयारी ज़ुबान ये होगी, जिसका रस्मुल ख़त ये होगा, नस्ख़ वाला होगा, और जो इसमें संस्कृत और हिंदी अल्फाज कम से कम होंगे। और ये तीसरा काम उन्होंने जब तर्जमा किया तो तर्जमे के ज़रिए कि वो लोग जो यहाँ मौजूद नहीं है वहाँ हैं, वो ये जान सके कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। यानी ज़ुबान लोगों के ज़हनों तक, लोगों के तसव्वुर कायनात तक, उन तक पहुँचने का वो ज़रिया उन्होंने ये दरियाफ़्त किया था। इसलिए वो कहते थे कि एक ज़ुबान की जो दरियाफ़्त होती है एक पूरे बर-ए-आज़म की दरियाफ़्त होती है। तो लिहाजा उन्होंने, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि अंग्रेज़ी के ज़रिए, ये बहुत एक सोचे समझे तरीके से उन्होंने अंग्रेज़ी को यहाँ लोगों के ज़हनों को मुसख्खर करने के लिए इस्तेमाल किया, और अब तक हो रहा है। यानी अंग्रेज़ी को बतौर ज़ुबान नहीं पढ़ाया गया, बल्कि अंग्रेज़ी को ताकत की और कॉलोनियल ताकत की ज़ुबान के तौर पर यहाँ पेश किया गया। और उसको अच्छा चैलेंज उस ज़माने के लोग कर सकते थे, लेकिन उस ज़माने की जो हमारी मकामी अशराफिया थी वो तो अंग्रेज़ों के साथ थी। वो तो अंग्रेज़ी के हक़ में पूरी एक चला रही थी। एक कुछ मजहबी तबक़ात थे जो मजहबी बुनियादों पर अंग्रेज़ी को कर रहे थे, अंग्रेज़ी पढ़ेंगे तो आप शायद क्रिश्चियन हो जाएंगे, ये एक लोगों को खौफ था। मसलन डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद ने कहा कि मतलब तुम्हारा मुझे मर जाना मंजूर है लेकिन अंग्रेज़ी पढ़ना मंजूर नहीं है, तो वो भी उनके साथ थी। तो लिहाजा ये काफ़ी, इस पे वैसे तो डॉक्टर शाहज़ेब साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, वो मुझसे बेहतर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो सिर्फ अंग्रेज़ी के साथ नहीं, उन्होंने बाकी ज़ुबानों को भी ज़रिया बनाया। उर्दू के ज़रिए भी, पंजाब, बाकी सब ज़ुबानों के ज़रिए उन्होंने एक ख़ास तरह के जो कॉलोनियल मकासद थे वो हासिल करने की कोशिश की, जो इससे पहले नहीं थे। जब तक पाकिस्तान में आप उर्दू और बाकी ज़ुबानों में दुनिया भर के उलूम को मुंतकिल नहीं करते, तब तक ये ऐसा समझा जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपको दुनिया जहान के बारे में कुछ भी जानना है तो आपको अंग्रेज़ी मिल जाता है। अब ये चैलेंज है ना, ये कोई मतलब इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई कलाम नहीं है, ये सच है कि अंग्रेज़ी में हर तरह का इल्म मौजूद है, आपको मिल जाता है। अब इस चैलेंज से आपने ओहदा बरा कैसे होना है, उसका वही है कि आप तर्जमा करें। अंग्रेज़ी ने क्या किया, अंग्रेज़ी ने तर्जमा किया है। अब अंग्रेज़ी में हर किताब तो ओरिजिनल नहीं है ना, अंग्रेज़ी ने भी तो तर्जमे किए हैं ना दूसरी ज़ुबानों से। जब आप कहते हैं अंग्रेज़ी में हर तरह का इल्म मिल जाता है, तो उनमें बहुत बड़ा हिस्सा तराजुम का है। तो उसका हल यही है कि हम खुद अपनी ज़ुबान को इतना एम्पावर करें कि इसमें हर तरह के किताबें, दुनिया भर में लिखी गई किताबें, लिखी जा रही किताबों को अपने ज़ुबान में तर्जमा करें, तो हमारी ज़ुबान भी उतनी ताकतवर हो सकती है। हम चूँकि, और ये जो खला है उस खला को फिर अंग्रेज़ी पूरा करती है, और मैं समझता हूँ कि ये खला जानबूझकर रखा जाता है। तो इसमें सिर्फ अंग्रेज़ी ज़ुबान का नहीं है, ख़ुद हमारे तालीमी निज़ाम का, हमारे इदारों का और हमारे जो मुक़्तदर है उसका बहुत बुनियादी किरदार है कि वो हमारी ज़ुबानों को जब महरूम रखती है तो उसके नतीजे में जो उसके बोलने वाले हैं वो भी बहुत सी उससे महरूम रहते हैं। ये इस पर तो हम अलग एक बहस करेंगे कि ये जदीदियत क्या है, असल जदीदियत क्या होती है, या असल जदीदियत कोई होती भी है कि नहीं, और हमारे यहाँ नौआबादियाती अहद में जिस जदीदियत को मुतारफ़ करवाया था वो क्या था, जिसको हम यूरोपीय जदीदियत कहते हैं कि क्या वाकई यूरोपीय जदीदियत नाम की कोई चीज़ है, या एक अंग्रेज़ी जदीदियत है, एक जर्मन जदीदियत है, और एक वो जदीदियत है। फिर ये एक जदीदियत होती है जो सोशल साइंसेज़ में, और दूसरी फ़लसफ़े में आती है, फ़लसफ़ियाना जदीदियत है, और एक वो होती है जो आर्ट में आती है। इसमें बहुत फ़र्क किया जाता है कि एक आर्ट में जो वो और तरह की जदीदियत है, उस आपस में वो लिंक्ड है लेकिन काफ़ी उनमें फ़र्क है। और फिर हमारे यहाँ जो एक इंडिजिनस एक जदीदियत थी वो क्या थी, इस पर मेरा ख़्याल है एक अलग एक नशिस्त होनी चाहिए। तालीम को पहली तरजीह बनाना चाहिए, तमाम बच्चों तक, तमाम लोगों तक ना सिर्फ तालीम के समरात पहुँचने चाहिए
बल्कि जो मयारी तालीम होती है वो पहुँचनी चाहिए। इस वक्त हमारे मुआशरे में जो बड़ी तकसीम है, मुआशी तकसीम है या दूसरी तकसीम जितनी तरह की हैं, उनके पीछे आपको वो तालीम नज़र आएगी। तो जब तक हम अपने पूरे तालीमी निज़ाम को डीकोलोनाइज़ नहीं करते, इसके साथ जो बोझ है उसका पिछला नौआबादियात का, इससे उसको रिहा नहीं करते और अपने ही मुआशरे और समाज की जो इसकी बुनियादें हैं और वो बुनियादें जो एक अपने अंदर इर्तिका का एक सलाहियत रखती हैं, उनको सामने रखकर अपना नहीं रखते, अब तक हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया हुआ है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारी तालीमी पॉलिसियाँ ना इस्लामाबाद में बनती हैं ना यहाँ बनती हैं, वो तालीमी पॉलिसियाँ कहीं और बनती हैं। हमारे हायर एजुकेशन कमीशन तक उसकी जो पॉलिसियाँ वहाँ थे, यहाँ सिर्फ इम्प्लीमेंट होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ये एक नया नौआबादियाती मुआशरा है। तो मेरा ख़्याल है चूँकि तालीम, इल्म सबसे ज़्यादा इंसान को एम्पावर करता है। अब भी सिर्फ वही लोग यानी ये अपने समाज की साख्त का तज्ज़िया कर सकते हैं जो साहिब इल्म हैं, जिन्हें अच्छी तालीम का मौका मिला है, बाकी लोग नहीं कर सकते। बहुत से लोग इसलिए उस इन मौज़ूआत को किसी और तरह देखते हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों को पढ़ने का, तफसील से जानने का मौका नहीं मिला। तो मेरा ख़्याल है जहाँ आपने कहा है कि ये कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो तालीम से शुरू करना चाहिए, बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक करना चाहिए। अब लेकिन ये काम सिर्फ रियासत का तो है, फ़ैसला तो उन्होंने करना है, लेकिन इसके साथ खुद तालीमी इदारों का और तालीम से वाबस्ता जो असास हैं उनका बहुत बुनियादी किरदार है। अब ये इतना नाजुक मौज़ू है कि हमारे असातिज़ा और हमारे तालीमी इदारे मतलब इस सूरत हाल को कैसे कबूल किए हुए हैं, इसकी वजह क्या है। उन्हें बहुत से लोग ये जानते हैं कि हम जिस तालीमी निज़ाम से वाबस्ता हैं ये सिर्फ़ हमें एक ज़ाती खुशहाली के अलावा कुछ नहीं दे रहा। अगर हमारे असातिज़ा सिर्फ ये कभी एक जायज़ा लें कि हमारी इस सोसाइटी में हकीकी कंट्रीब्यूशन क्या है, वो अपने काम का जायज़ा अपने रिसर्च पेपर्स या अपनी किताबों से नहीं, उससे देखें कि वो इतने साल इससे वाबस्ता रहे तो उनकी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या है। तो फिर शायद मेरा ख़्याल है कभी वो सोचें कि हमें इस तालीमी निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। मसलन अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ खुद मुख्तार होती हैं, तो यूनिवर्सिटियों के अंदर जितनी खुद मुख्तारी है, क्या उनके अंदर रहते हुए वो जो एक कॉलोनियल असरात हैं क्या उनको कम नहीं कर सकती? इस पे सोचना चाहिए।